ऐसा युद्ध जो कभी शुरू ही नहीं हुआ था खत्म हो गया। युद्ध विराम सीज फायर हो गया। न भारत ने कहा था कि युद्ध हो रहा है, न पाकिस्तान ने, पर वास्तव में युद्ध तो हो रहा था। दोनों तरफ से लोगों की मौतें हो रही थी, दोनों तरफ सैन्य साजो सामान का नुकसान हो रहा था, दोनों तरफ अफरा तफरी थी, दोनों तरफ चिंताएं थी। ऐसे में युद्ध विराम होना वास्तव में राहत की बात है। दोनों तरफ की युद्धोन्मादी और खून खच्चर देखकर खुश होने वाली वहशी जमात को छोड़ दिया जाए तो कोई भी युद्ध नहीं चाहता था। दोनों तरफ एक तरह से युद्धोन्मादियों और शांति समर्थकों के बीच टकराव की स्थिति थी। यह अच्छी बात है कि शांति समर्थकों की जीत हुई। युद्धोन्मादियों को अपने अपने दड़बों में घुसने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन बात इतनी भर नहीं है। बात तो अब शुरू हुई है और आप जानते हैं कि बात निकलेगी तो दूर तलक तो जाएगी ही और जोर जोर से बोलेगी, सच्चाई सामने रखेगी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में बीजेपी के पास दो कौन सी सबसे ज्यादा भरोसेमंद मिसाइल थी। इनके भरोसे बीजेपी राष्ट्रवाद की दौड़ में सबको पछाड़ने की फिराक में थी, लेकिन दोनों मिसाइलें कैसे डिफ्यूज हो गई और इसके बाद बीजेपी ने बौखलाकर क्या किया, वीडियो अंत तक देखिए। नमस्कार, बात बोले के चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। पहला सवाल यह है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर सचमुच आतंकवाद के खिलाफ था? यदि हां, तो क्या इस बात का जवाब मिल गया कि पहलगाम में 26 लोगों की हत्या करने वाले आतंकवादी कौन थे और अब वे जिंदा हैं या मार डाले गए हैं? नहीं मिला ना। इससे भी बड़ा सवाल, जो घटना के दिन से ही सबसे बड़ा सवाल है, उसका जवाब भी आज तक नहीं मिला। सवाल ये कि 4 आतंकवादी हथियारों के साथ कड़ी सुरक्षा वाले कश्मीर में पाकिस्तान बॉर्डर से करीब 150 किलोमीटर दूर पहलगाम कैसे पहुंचे? चलिए पहुंच गए, तो फिर 26 लोगों की हत्या करने के बाद वे कहां चले गए? जिस बेसरन में यह घटना हुई वहां से आप शेष दुनिया में लौटना चाहें तो सिर्फ एक ही रास्ता है, 7 किलोमीटर नीचे पहलगाम आना। ऐसा मुझे पता चला है, मैं कभी वहां गया नहीं। फिर चारों आतंकवादियों को जमी खा गई या आसमान निगल गया, उनके हथियार भी नहीं मिले, यानी कि वे हथियारों के साथ सुरक्षित वापस चले गए। आपने देखा होगा, अपराध की कोई छोटी घटना भी होती है तो पुलिस और सुरक्षा बल जगह जगह नाके लगा लेते हैं, चेकिंग शुरू कर देते हैं। इस मामले में, पहलगाम के मामले में ऐसा हुआ या नहीं हम नहीं जानते। यदि हुआ होता तो चारों आतंकवादी पकड़ लिए जाते। यह तय है कि पहलगाम को एक और पुलवामा ही साबित होना है, जिसका 7 साल बाद भी कोई पता नहीं चला। कहां से आया था 300 किलो आरडीएक्स? सैनिकों की कैनवाई के बीच आरडीएक्स लदी कार कैसे घुसी और ठीक उसी वाहन से कैसे टकराई जो बुलेट प्रूफ नहीं था? कहने के बावजूद सैनिकों को एयरलिफ्ट क्यों नहीं करवाया गया? इन सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक तो बहुत कुछ कह चुके हैं, यहां दोहराने की जरूरत मुझे नहीं लगता, मुझे है। इस सवाल को यहीं छोड़ते हैं और ऑपरेशन सिंदूर पर आते हैं। आपको याद होगा कि पुलवामा के बाद भी एयर स्ट्राइक हुई थी, इसलिए पहलगाम के बाद कुछ तो होगा ही, ये सभी जानते थे। मोदी स्टाइल जो ठहरा, बिना कुछ बड़ा किए न मजा आता है न कोई चुनावी फायदा होता है, तो ऑपरेशन सिंदूर हो गया। युद्ध घोषित नहीं हुआ, लेकिन युद्ध हो गया। शुरुआत तो ठीक हुई, लेकिन कुछ ही दूरी पर बीजेपी और मोदी ऐसे फंसे कि उन्हें समझ ही नहीं आया क्या किया जाए। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने बीच लड़ाई विपक्ष के खिलाफ अभियान चला दिया और सरकार ने लड़ाई रुकवाने के प्रयास तेज कर दिए। चलिए बताते हैं कहां फंसी बीजेपी। आपको याद होगा, पहलगाम हमले के बाद बीजेपी ने तुरंत एक अभियान चलाया था, जाति नहीं धर्म पोछा पोस्टर देखे। कहा गया था कि आतंकवादियों ने धर्म पोछकर लोगों को मारा था पहलगाम में। बीजेपी ने आतंकवादियों की इसी लाइन को आगे बढ़ाया और देश को सांप्रदायिक तनाव में झोंकने का प्रयास किया। काफी हद तक बीजेपी इसमें सफल रही। इसी नफरत की आड़ में देहरादून में एक 200 साल पुरानी दरगाह तोड़ दी गई और विरोध करने वालों के खिलाफ एक ट्रोल आर्मी या कहें कि धमकी आर्मी उतार दी गई। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसा ही कुछ हुआ, लेकिन
ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की कई मिसाइलें ध्वस्त करने के साथ ही बीजेपी की नफरत मिसाइल को भी ध्वस्त कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की पहली कार्रवाई के बाद सेना ने प्रेस ब्रीफिंग में 2 महिला अधिकारियों को भेजा, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमेश सिंह, एक अल्पसंख्यक समुदाय से तो दूसरी दलित समुदाय से। सेना का यह फैसला बीजेपी और उसकी ट्रोल आर्मी पर भारी पड़ गया। पहलगाम के बाद लगातार जिस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा था वह थम सा गया। यदि कोई ट्रोल बीच में आकर इस तरह की बातें करता तो दूसरी तरफ से पूछा जाता कि कर्नल सोफिया के बारे में बात करो, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। हालांकि हमें अब्दुल कलाम और सोफिया कुरैशी जैसे मुसलमान चाहिए, इस तरह के कुछ स्लोगन तैरते रहे लेकिन वे सफल नहीं हुए। यानी कि बीजेपी की नफरत मिसाइल डिफ्यूज हो गई थी। अभी बीजेपी की एक और मिसाइल को डिफ्यूज होना बाकी था। बीजेपी को उम्मीद रही होगी कि विपक्षी दल सैन्य कार्रवाई का विरोध करेंगे, युद्ध विरोधी लोग शोर मचाएंगे, तो वह अपनी देशद्रोही नाम की मिसाइल दागकर राष्ट्रवाद के रास्ते पर अकेले ही बहुत आगे निकल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता था। इस देश की तासीर ही कुछ ऐसी है। वो कहानी आपने सुनी होगी। पांडव वनवास में थे, दुर्योधन को गंधर्वों ने बंदी बना दिया। युधिष्ठिर ने दुर्योधन की सहायता करने की बात की अपने भाइयों से। अर्जुन ने कहा क्यों करनी उसकी सहायता, तो युधिष्ठिर ने कहा कि 100 कौरवों और 5 पांडवों में बेशक आपसी लड़ाई हो, लेकिन जब कोई बाहरी आक्रमण करेगा तो हम 105 हैं। तब भीम ने जाकर दुर्योधन को छुड़ाया था। ऑपरेशन सिंदूर में भी यही हुआ। पूरा का पूरा विपक्ष और सरकार के आलोचक सेना और सरकार के साथ खड़े हो गए। युद्ध का विरोध करने वालों ने अनावश्यक रूप से खून खराबे का विरोध तो किया, लेकिन साथ ही सेना और सरकार के साथ एकजुटता भी दिखा दी। यह तो बीजेपी ने सोचा ही नहीं था, पर हो गया। बीजेपी जिस देशद्रोही मिसाइल के भरोसे विपक्ष और सिविल सोसाइटी को पीछे छोड़कर राष्ट्रवाद की दौड़ लगाने की उम्मीद कर रही थी, वह मिसाइल भी बिना धमाके के डिफ्यूज हो गई। नफरत और देशद्रोही नाम की 2 सबसे भरोसेमंद मिसाइलें डिफ्यूज होने के बाद बीजेपी को बौखलाना ही था और वह बौखलाई। इस बौखलाहट में बीजेपी ने कुछ ऐसा किया जो पूरी तरह से पाकिस्तान के हित में था। आपको याद होगा कि पुलवामा एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की तरफ से जो वीडियो आए थे उनमें कहा गया था कि यहां तो कौवा भी नहीं मरा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान की तरफ से एक के बाद एक वीडियो आने लगे जिनमें दावा किया गया कि इधर बम गिर गया, उधर मिसाइल गिरा दी, यहां तबाही हो गई, वहां बर्बादी हो गई। मेरा सवाल है, क्या ये आशंका नहीं की जानी चाहिए कि ये पाकिस्तान का एक प्रोपगेंडा था, विश्व समुदाय के सामने खुद को विक्टिम दिखाने का? भारतीय सेना ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमने केवल आतंकवादी शिविरों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, लेकिन पाकिस्तान से आए वीडियो कुछ और ही कह रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। ये विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाए। बीजेपी इस प्रोपगेंडा में शामिल हो गई, या कहें कि इस प्रोपगेंडा की शिकार हो गई। इस तरह के कई वीडियो बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर साझा किए। लिखा कि सबूत मांगने वाली कांग्रेस देख ले, खुद पाकिस्तानी बता रहे हैं कि वहां कितनी तबाही हो गई है। क्या आपको पता है कि किसी कांग्रेसी नेता ने या किसी और ने भी ऑपरेशन सिंदूर का कोई सबूत मांगा हो? सेना सब कुछ ब्रीफ कर रही थी तो सबूत कोई मांगता ही क्यों भाई? लेकिन बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बीच इस तरह का झूठ फैलाना शुरू किया। कांग्रेस को बदनाम तो कर पाई या नहीं, लेकिन पाकिस्तान के प्रोपगेंडा को बखूबी प्रचारित किया। और कांग्रेसियों की हताशा देखिए, इस झूठ का जरा भी तरीके से विरोध नहीं कर पाए। नालायक विपक्ष नहीं थे और क्या कहेंगे। और इस तथाकथित युद्ध का विराम भी बड़ा नाटकीय था। युद्ध यदि हुआ था तो वह तो भारत और पाकिस्तान के बीच था, और युद्ध विराम की घोषणा होती है वाशिंगटन से। ट्रंप की माने तो पूरी रात बातचीत की, तब जाकर युद्ध विराम हुआ। भाई,
पूरी रात ट्रंप से बातचीत करने से बेहतर होता कि भारत और पाकिस्तान अपने अपने देशों की अमन पसंद आवाम की बात सुन लेते। पर जब चाटुकारिता अमेरिका में बैठे सरपंच जी की ही करनी है तो फिर क्या ही कहा जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो खत्म करने से पहले एक अनुरोध, आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। फेसबुक पेज फॉलो करें, बात बोलेगी.com भी जरूर देखें। हमारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, इसलिए यदि आप समर्थ हैं और चाहते हैं कि यह चैनल आगे भी चलता रहे तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य भेजें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।